हाँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर नितिन्स एकेडमी में। वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ क्लास 12th चैप्टर 2 केमिस्ट्री एंड द चैप्टर नेम इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो पिछले टर्न पे हम लोगों ने, अगर आप लोगों को याद हो, तो हम लोगों ने डैनियल सेल के बारे में पढ़ा था। डैनियल सेल क्या होता है, कैसे उसमें सेटअप होता है, उसका डिज़ाइन कैसी होती है, उसका पूरा डायग्राम हमने डिटेल में डायग्राम ड्रॉ करके समझा था अच्छे से। केमिकल रिएक्शंस क्या क्या होती हैं दोनों हाफ सेल्स की, वो हमने देखी थी। मतलब इन शॉर्ट पूरा डैनियल सेल हम पिछले टर्न पे डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट में लेक्चर ख़त्म होते होते मैंने एक और चीज़ के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था, जो था हमारा सॉल्ट ब्रिज, जो एक यू शेप की ट्यूब हमने इंस्टॉल की हुई थी, जिसके बिना मैंने बोला था कि ये डैनियल सेल इनकम्प्लीट है। उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। हालांकि मैंने उसका एक फंक्शन तो पिछले टर्न पे ही समझा दिया था, पर आज हम उसके और भी एडिशनल फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी तैयार कर लीजिए, आगे कंटिन्यू कर लीजिए। टॉपिक को शुरू कर रहे हैं हम आज के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। अगला हेडिंग सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज, चलिए क्या होता है सॉल्ट ब्रिज। तो देखो, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, ब्रिज। ब्रिज का मतलब क्या होता है, एक टाइप का पुल, एक से दूसरी तरफ जाने के लिए। कुछ वैसा ही ये भी था। सॉल्ट मतलब होता है जो आयन से मिलके बना हो, कैटायन और एनायन से। तो याद हो आपने पिछले टर्न पे मैंने इसका डायग्राम बनाया था ऑलरेडी। कुछ इस तरीके का होता है ये सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, क्या होता है, पॉइंट्स में लिख देता हूं। इट इज एन इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, कैसा, यू शेप का, क्या होती है, एक ग्लास की ट्यूब होती है। ठीक है, इट इज एन इन्वर्टेड मतलब उल्टी यू शेप की एक ग्लास की ट्यूब होती है। क्या रहता है इसके अंदर, इट इज फिल्ड विथ, इट इज फिल्ड विथ concentrated solution, it is filled with concentrated solution of an inert electrolyte। जनरली इसके अंदर हम क्या फिल करके रखते हैं, जनरली हम इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन फिल करके रखते हैं। और एक चीज़ जो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखने लायक है कि इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इनर्ट का मतलब क्या होता है, इनर्ट का मतलब क्या होता है, इनर्ट का मतलब होता है दैट इट डू नॉट interfere with, it do not interfere with ions of half cells। मतलब जो हाफ सेल्स हैं आपके, जैसे डैनियल सेल में एक जिंक हाफ सेल था, एक कॉपर वाला हाफ सेल था, उनके खुद के आयंस के साथ ये कोई इंटरफेरेंस ना करें। मतलब इंटरफेरेंस से हमारा मतलब ये है सीधी सीधी भाषा में कि उनकी रिएक्शन को होने से ना रोकें। मतलब उनकी रिएक्शन अपनी तरह चलती रहे, उसमें कोई भी दखल अंदाजी किसी भी तरीके की ये ना करें। पता चला कि इनके खुद के आयंस ही जाकर के ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होना शुरू कर दिए, तो फिर जिंक कॉपर कपल का या जिंक कॉपर का फिर कोई फायदा ही क्या हुआ, है ना। खुद ही करने लगे अपना कि चलो भाई अपन ही कर लेते हैं। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कोई पर्पज ही नहीं रहेगा उस चीज़ का। तो ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनर्ट का मतलब यही होता है ना, इनर्ट, इनर्ट गैस होती हैं जैसे कि हमारी, जो रिएक्ट नहीं होती किसी से। तो मतलब किसी से रिएक्ट नहीं होना, है ना, ये सिंपल सी भाषा में इसका मतलब होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स, मतलब इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ करते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो जनरली हम KCl यूज़ कर सकते हैं, KNO3 यूज़ कर सकते हैं, है ना, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, एटसेट्रा। मतलब ये कुछ आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन एग्जाम्पल्स हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। अच्छा,
प्रिपेयर कैसे करते हैं इस ट्यूब को, मतलब ये मिक्सचर को प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो देखो इसका एक तरीका होता है, बहुत ध्यान से देखना। इसमें हम करते क्या है, एक हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं। जो भी आपको इलेक्ट्रोलाइट लेना है उसका एक हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेंगे। हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विथ, इसको मिक्स करते हैं, किसके साथ मिक्स करते हैं, अगार अगार या जिलेटिन के साथ। ध्यान से देखना क्या करते हैं, एक हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं इसी इलेक्ट्रोलाइट में से किसी एक का, विच इज देन मिक्स्ड विथ अगार अगार और जिलेटिन। इट इज देन कूल्ड डाउन, इट इज देन कूल्ड डाउन। अब उसको ठंडा कर लेते हैं हम। पहले गरम गरम सॉल्यूशन लिया और उसे इनमें से किसी से मिक्स कर दिया। अगार अगार क्या होता है, एक एल्गी होती है एक टाइप की, जैसे कॉर्न स्टार्च होता है ना, आपने देखा होगा कॉर्न स्टार्च कई सब्जियों में डालते हैं, है ना, ताकि उसको गाढ़ापन दे सकें, कुछ वैसा ही ये उसी तरीके का मटेरियल होता है। इट इज देन कूल्ड डाउन, इट इज देन कूल्ड डाउन टू कन्वर्ट मिक्सचर इनटू जेल फेज। कुल मिला के जेल फेज में हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि इन्वर्टेड ट्यूब है ना, आप सीधे सीधे लिक्विड इसके अंदर तो भर नहीं सकते कोई, भाई वो तो फैल के पूरा आ जाएगा निकल के, क्योंकि ग्रेविटी के इफेक्ट में तो नीचे ही गिरेगा वो। हाँ, जैम या जेलीज आपने देखी हैं कैसी होती हैं, है ना प्रॉपर सॉलिड होती हैं ना प्रॉपर लिक्विड होती हैं, एक उनको आप उल्टा भी करो तो गिरती नहीं है ना। तो कुछ वैसा ही हम इसको जेल फेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। किससे करते हैं, इन दोनों की में से किसी के साथ भी मिक्स करके गर्म सॉल्यूशन को एंड देन ठंडा करके। क्लियर है, समझ में आ गया। तो इतना आपको इंट्रोडक्शन में ध्यान रखना है सॉल्ट ब्रिज के बारे में। क्या होता है सॉल्ट ब्रिज, एक इन्वर्टेड यू शेप की ग्लास ट्यूब होती है जिसमें हम एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को फिल करके रखते हैं, जो इनमें से कोई भी हो सकता है, और कैसे करते हैं वो आपको बता दिया है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अब चलिए मिटा दूं। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में, क्या क्या फंक्शन होते हैं सॉल्ट ब्रिज के, क्यों यूज कर रहे हैं हम यहां इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। चलिए तो एक एक करके बात करते हैं फंक्शंस, यहां पर आप हेडिंग डाल लेना अलग से। चलिए पहला फंक्शन क्या है, सबसे बेसिक फंक्शन, इट कंप्लीट्स द सर्किट। भाई सर्किट तो कंप्लीट करना पड़ेगा तब तो फ्लो होंगे इलेक्ट्रॉन। इट कंप्लीट्स द सर्किट टू अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। भाई पूरा सर्किट तो कंप्लीट होना जरूरी है ना, तभी ना तो इलेक्ट्रॉन्स एक से दूसरी जगह इजीली फ्लो होंगे। नहीं तो कोई भी चीज एक छोर से दूसरी तरफ जाती है तो रिटर्न भी तो मतलब सर्किट पूरा होना चाहिए उसका, है ना। तो इट कंप्लीट्स द सर्किट टू अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा फंक्शन क्या है, दूसरा फंक्शन क्या है, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ हाफ सेल्स। ये मैंने कल बताया था आप लोगों को, है ना। मैंने बताया था कि डैनियल सेल में बिना सॉल्ट ब्रिज के क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कि जो लेफ्ट हाफ सेल है उसमें जिंक आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही थी, तो वो पॉजिटिव हो जा रहा था, और पॉजिटिव हो जा रहा था तो वो इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने से रोक रहा था, मतलब कैथोड की तरफ जाने से रोक रहा था। सेम जो हमारा राइट वाला हाफ सेल था, वहाँ क्या हो रहा था, सॉल्यूशन नेगेटिव हो जा रहा था, नेगेटिव होने के चलते वो इलेक्ट्रॉन को आने से रोक रहा था। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं। कैसे वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी करता है ये भी मैंने आपको पिछले टर्न पे समझा दिया था, डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया था, तो वो आप वीडियो देख लेना, उसमें आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। कुछ नहीं है, इसके अंदर भी आयंस होते हैं, ग्लास ट्यूब के अंदर भी, और सॉल्यूशन में भी आयंस हैं, तो बस अपोजिट आयंस एक दूसरे की जगह पहुंच जाते हैं अट्रैक्ट होकर अपने आप, और न्यूट्रलाइज कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तीसरा क्या है,
it avoids the chances of diffusion of electrolytes of half cells. Now this is important. It also avoids the chances of diffusion of electrolytes of half cell. दो हाफ सेल के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो आपस में डिसॉल्व ना हो जाए, डिफ्यूज ना हो जाए, मिक्स ना हो जाए, इसको भी अवॉइड करता है। अब आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अभी हमने डैनियल सेल पिछले टर्न पे देखा था, दोनों अलग अलग कंटेनर थे, अगर हम सॉल्ट ब्रिज उसमें यूज ना भी करें तो कहां से वो इलेक्ट्रोलाइट मिक्स हो रहे थे, कहां से हो रहे थे? आप एक बाल्टी उठा के दूसरे में डाल तो नहीं रहे हो, तो सॉल्ट ब्रिज का फिर इसमें क्या काम? वो तो बिना सॉल्ट ब्रिज के भी डिसॉल्व नहीं हो रहे थे, आपस में डिफ्यूज नहीं हो रहे थे। ये प्रॉब्लम एक्चुअली कहाँ होती है? जो एक्चुअल सेल आप यूज करते हो। अब देखो, वो डैनियल सेल का एक बेसिक सेटअप था, प्रैक्टिकल नहीं है वो डिजाइन। दो दो कंटेनर लेके घूमोगे आप कहीं बैटरी को, है ना? तो एक्चुअल बैटरी क्या होती है? कॉम्पैक्ट होती है, और कॉम्पैक्ट बोले तो उसमें एक ही कंटेनर में दोनों हाफ सेल्स होते हैं। देखो कुछ इस तरीके से आपके घरों में सेल यूज होते हैं ना, इस तरीके से ऐसे कैप लगी होती है ना? सेल ऐसा सिलेंड्रिकल सा होता है, बड़ा बड़ा वाले सेल, छोटे भी रहते हैं। कुछ इस तरीके से एक बड़ा कंटेनर होता है, याद हो, है ना? अब ये जो कंटेनर होता है इसमें क्या होता है, अब चूंकि एक ही कंटेनर में दोनों होने हैं तो बीच में इस तरीके से एक बाउंड्री रहती है, ये बाउंड्री हो गई, सेपरेशन हो गया। अब इसी में आपका एक हाफ सेल ये रहा और एक हाफ सेल ये रहा, हो गए दोनों हाफ सेल। ये एग्जाम्पल के लिए मैं सिर्फ ड्रॉ समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ, जैसे ये जिंक हो गया, ये कॉपर हो गया, ये ZnSO4 हो गया, ये CuSO4 हो गया। अब इसमें हो सकता है कोई और इलेक्ट्रोलाइट हो, पर आप एसेंस समझ गए ना क्या है? पूरा एसेंस, है ना? ये अपना नेगेटिव होता था, ये पॉजिटिव, है ना? ऐसे टर्मिनल होते हैं उसमें। अभी समझाने के लिए मैंने ऐसे दिखाया है, पर कुछ ऐसा ही होता है उसमें, ये जान लो आप। एक ही कंटेनर के अंदर छोटा सा एक बाउंड्री के थ्रू, सेपरेशन के थ्रू हम उनको अलग अलग करके रखते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, चांसेस बढ़ जाती हैं। अगर आप बीच में सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं करोगे तो चांसेस हो जाती हैं कि वो आपस में डिफ्यूज हो जाएं, एक दूसरे में मूव करके एक दूसरे में आ जाएं, तो प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत बड़ी, है ना? तो इस चीज को ये प्रिवेंट करता है। आगे बढ़े। चौथा, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे तो सारी फंक्शन इंपॉर्टेंट है पर ये अलग से भी पूछा जाता है कई बार। क्या है? इट मिनिमाइजेस द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। वेरी इंपॉर्टेंट, इट मिनिमाइजेस द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये क्या चीज है? ये अलग से पूछा भी जाता है पेपर में, ये क्या चीज है, क्यों है, और उसको मिनिमाइज करके क्या हासिल हो रहा है, तो ये थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है। देखो, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है? सबसे पहले तो जंक्शन किसको बोलते हैं? जंक्शन क्या होता है? कोई भी दो चीज के बीच का एक पॉइंट, है ना, जो जोड़ रहा हो दो चीजों को, एक कॉमन पॉइंट हो जिसका, जैसे रेलवे में होता है ना जंक्शन, कि वहां से सारी गाड़ियां निकल के अलग अलग सिटीज जा रही होती हैं, वैसे यहां पर ये है हमारा जंक्शन। यही हुआ ना जंक्शन, यही तो हुआ। देख लो, इसके इस तरफ लिक्विड है, इस तरफ लिक्विड है, तो इसी को तो बोलते हैं हम लिक्विड लिक्विड, है ना? लिक्विड लिक्विड जंक्शन यही हुआ, ठीक है। अब क्या होता है, देखो, अभी मान लो सॉल्ट ब्रिज हमने यूज नहीं किया, तभी की तो बात कर रहे हैं कि फंक्शन है उसका ये। बिना सॉल्ट ब्रिज के क्या प्रॉब्लम होती है, मैं आपको बता चुका हूं पिछले टर्न में, पिछले वीडियो लेक्चर में, कि यहां से Zn2+ के आयन सॉल्यूशन में आने लगते हैं, तो सॉल्यूशन में इनकी तादाद बढ़ जाती है। सॉल्यूशन कैसा हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज। यहां क्या होता है, यहां कॉपर के आयन रॉड पे जा रहे होते हैं, कॉपर के आयंस जा रहे हैं निकल निकल के, तो इनकी तादाद ज्यादा हो जाएगी, मतलब ये हो जा रहा था नेगेटिवली चार्ज, यही प्रॉब्लम हो रही थी। अब देखो, डैनियल सेल में तो क्या हो रहा था, जो पिछले लेक्चर में हमने एक्चुअल सेटअप देखा था उसमें तो कंटेनर अलग अलग थे, तो वहां अलग प्रॉब्लम हो रही थी कि जो चार्ज सॉल्यूशन थे वो इलेक्ट्रॉन को आने जाने से रोक रहे थे। यहां क्या आप दोनों एक ही कंटेनर में है ना?
भले ही सेपरेटेड हैं पर है तो एक ही कंटेनर में, छोटी सी बाउंड्री है बस और कुछ नहीं है, दीवार जैसी पतली सी। तो होगा क्या इसमें कि इस सॉल्यूशन के जो पॉजिटिव चार्ज हैं और इस सॉल्यूशन में क्या है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो होगा ये कि पॉजिटिव चार्ज पूरा अपने आप को यहां अलाइन कर लेगा, इस तरफ पॉजिटिव है क्योंकि, और नेगेटिव अलाइन कर लेगा यहां। तो होगा ये यहां पर कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को इस जंक्शन के इधर इधर अपने आप को अलाइन कर लेंगे। क्यों कर लेंगे अलाइन? बिकॉज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसके कारण क्या होगा? तो देखो इसके कारण क्या होगा, जब भी किसी एक पॉइंट के एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो और एक तरफ नेगेटिव हो, मतलब अपोजिट चार्जेस हो, तो क्या चीज क्रिएट होती है? पोटेंशियल। पोटेंशियल आप पढ़े होंगे पहले फिजिक्स में, आप करंट वगैरह पढ़ चुके हो, पता होगा, हमें भी पढ़ना है पोटेंशियल के बारे में। तो पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो ये देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस ही तो हो रहा है यहाँ। जैसे ये पोटेंशियल डिफरेंस है कैथोड एनोड के बीच का, वैसे ये भी एक पोटेंशियल डिफरेंस है। अब आप बोलोगे तो अच्छा है और करंट प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, और अच्छी बात है, और अच्छा करंट डेवलप हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है बिल्कुल भी? मेन जो करंट आपका था उसकी डायरेक्शन क्या थी? पॉजिटिव से नेगेटिव। ये आपका आई बोल लो, मेन करंट था ये, मतलब जो मेन जो सेल प्रोड्यूस कर रहा है। ये आप याद भी कर लो, डैनियल सेल अंडर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस इतना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है। ये पूरे डैनियल सेल का स्टैंडर्ड कंडीशंस में जनरेट होने वाला पोटेंशियल है। ये एमसीक्यूज में भी पूछते हैं, तो याद करो। तो ये है 1.1 वोल्ट का आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, लिख भी देता हूं, चलो यहां एग्जाम्पल के लिए। तो ये डायरेक्शन है इसके करंट के फ्लो की। अच्छा, यहां कैसे फ्लो हो रहा होगा करंट? तो इसमें क्या हो रहा है, यहां प्लस है यहां माइनस है, तो इसमें करंट यहां फ्लो हो रहा होगा। इसको आई डैश बोल देता हूं, चलो। तो ये कितना हो रहा होगा? लेट से 0.1 वोल्ट। अब प्रॉब्लम क्या है? देखो डायरेक्शन, देखो आप करंट की, करंट की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन इधर है, इस करंट की डायरेक्शन इधर है। अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण ये जो है वो इसको थोड़ा सा कैंसिल आउट कर देगा। यानी कि ओवरऑल 1.1 है, तो ये 1.1 घट के कितना रह जाएगा? 1 वोल्ट। अब आप बोलोगे 0.1 वोल्ट से इतना आंसर नहीं पड़ेगा, बहुत पड़ता है। किसी का ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस ही 1.1 वोल्ट है, तो 0.1 उसके लिए बहुत मैटर रखता है। तो यही चीज होगी, ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के कारण जो ओवरऑल पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाएगा, खत्म हो, मतलब बहुत कम हो जाएगा, जिसके चलते उतनी करंट प्रोड्यूस सेल के थ्रू नहीं हो पाएगी। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? ये इसी लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करता है। मिनिमाइज, अब देखो मिनिमाइज वर्ड यूज किया है यहां पे, एलिमिनेट नहीं कर सकता, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों तो हैं तो एक ही कंटेनर में, थोड़ा बहुत तो आएगा लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, पर ये है कि ये उसको काफी हद तक रिड्यूस कर देगा। जैसे 0.1 वोल्ट है तो 0.000 मतलब बहुत कम कर देगा, इतना कि वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो ये है फंक्शन, चौथा फंक्शन सॉल्ट ब्रिज का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको अलग से पूछा जा सकता है पेपर में, तो आप चाहो तो डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर सकते हो ऐसे, और क्या होता है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो सॉल्ट ब्रिज पे अलग से क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट आ सकता है सॉल्ट ब्रिज पे, तो उसके हिसाब से ये प्रिपरेशन आपकी करनी जरूरी है। क्लियर है? नोट कर लेंगे फटाफट से, फिर हम कहानी आगे बढ़ाएंगे। लिख लिया? ठीक है, तो ये था सॉल्ट ब्रिज और उसके फंक्शंस। आगे बढ़े। अच्छा, कभी कभी एक बार ये पूछा जा चुका है क्वेश्चंस में कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्ट ब्रिज। हालांकि मैंने आपको बता दिया, एक चीज तो बता ही दी, पर ये पूछ देते हैं कि एक सॉल्ट ब्रिज में अगर आपको कोई इलेक्ट्रोलाइट लेना है तो उसकी कुछ शर्तें होती हैं। क्या है वो शर्तें? देखो, सबसे पहले तो क्या होना चाहिए? सबसे मेन चीज, इट शुड बी इनर्ट इन नेचर, शुड बी इनर्ट इन नेचर।
मतलब क्या है इसका, मैंने पहले ही बता दिया है, मीन्स शुड नॉट, मीन्स डू नॉट इंटरफेयर विथ हाफ सेल रिएक्शंस। एक ही बात है, उनके आयन से उनके आयन से इंटरफेयर ना करे, ठीक है। डू नॉट इंटरफेयर मतलब उन्हें दखल अंदाजी ना करे, उसमें कोई तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट ना करे। जिंक अपना ऑक्सीडाइज होते रहे, कॉपर अपना रिड्यूस होते रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम ये क्रिएट ना करे, ठीक है। तो शुड बी इनर्ट इन नेचर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसमें होता क्या है, देखो अब आप बोलोगे कि जैसे मैंने यहां पर क्या यूज किया था, मान लो KCl यूज किया था, ठीक है। तो क्या हो रहा था, लेफ्ट हाफ में क्या आ रहा था Cl नेगेटिव, राइट हाफ में क्या आ रहा था K प्लस। तो आप बोलोगे सर Cl नेगेटिव तो रिएक्ट हो सकता है जिंक आयन के साथ। भाई Cl नेगेटिव को जिंक आयन से रिएक्ट करने कौन रोका है, तो जिंक क्लोराइड बना सकते हैं, उधर पोटेशियम सल्फेट भी बना सकता है। तो फिर कैसे इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, तो देखो होता क्या है, जैसे वो एक एग्जांपल देके बताता हूं लेफ्ट हाफ सेल का। क्या हो रहा था लेफ्ट हाफ सेल में, KCl यूज किया, जैसे हमने KCl टूट के क्या देता है K प्लस और Cl माइनस, ठीक है। अब Cl माइनस जा रहा है हमारे लेफ्ट हाफ सेल में, LHC मतलब लेफ्ट हाफ सेल, लेफ्ट हाफ सेल में कौन है Zn2 प्लस, तो उससे ये रिएक्ट होगा, बिल्कुल होगा रिएक्ट, अपनी नेचर तो नहीं छोड़ सकता, वो रिएक्शन तो करेगा वो, ठीक है। बैलेंस करने के लिए दो ले लेता हूं यहां, बहुत सारे होंगे ना Cl, तो उसमें एक थोड़ी ना होगा, क्या बना लेगा ZnCl2। अब आप बोलोगे हो तो रहा है इंटरेक्ट, कर तो रहा है, इसको करना नहीं चाहिए, अरे कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, पर होता यह है कि ये एक सॉल्यूबल सॉल्ट है। ये कैसा सॉल्ट है, एक सॉल्यूबल सॉल्ट है। ये बनता जरूर है पर फिर तुरंत टूट भी जाता है, और टूट के वापस क्या दे देता है, वही जो आयंस फिर से थे। तो ये न्यूट्रलाइज होते रहता है, फिर बनता है, फिर बनता है, न्यूट्रलाइज, ऐसे चलती रहती है साइकिल। तो अपना पर्पस क्या था कि उसका चार्ज न्यूट्रलाइज होता रहे, तो वो ये कर रहा है न्यूट्रलाइज, क्या दिक्कत है, वही तो पर्पस था, वो ये करता जा रहा है। तो ध्यान देना, इनर्ट का मतलब ये नहीं है कि वो मतलब रिएक्ट ही नहीं करेगा, करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा। इंटरफेयर मतलब होता है कि ऐसा नहीं करेगा कि इनकी रिएक्शन को रोक दे या हाफ सेल रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम कर दे, ऐसा तो नहीं कर रहा है। ये चीज ध्यान रखनी है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा, गुड एंड इक्वल आयनिक मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो, जैसे KCl यूज किया आपने, तो इनकी जो आयंस है उनकी मोबिलिटी मतलब उनका जो मूवमेंट है वो अच्छा होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए, बराबर। बराबर का मतलब जैसे Cl इधर आ रहा है तो उसी समय K प्लस भी वहां चला जाए। ऐसे नहीं कि पहले Cl पहुंच के अपना काम कर रहा है, फिर K प्लस थोड़ा बोला तो मैं थोड़ी देर से आऊंगा, ऐसे नहीं, तो पर्पस सॉल्व नहीं होगा। मतलब सीधी सीधी भाषा में ये है कि बोथ हाफ सेल्स should be neutralized, both half cells should be neutralized simultaneously, एक साथ। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों हाफ सेल्स को एक साथ न्यूट्रलाइज होना जरूरी है। ऐसे नहीं कि पहले एक हो रहा है फिर दूसरा हो रहा है, तो पर्पस ही सॉल्व नहीं होगा हमारा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, अच्छी आयनिक मोबिलिटी होनी चाहिए, दोनों एक साथ न्यूट्रलाइज करने की क्षमता होनी जरूरी। क्लियर, समझ में आ गया आपको। तो ये एक चीज है जो सॉल्ट ब्रिज के साथ आप और ऐड कर लेना। चलिए, लिख लिया, आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये तो पूरी बात हो गई देखो सॉल्ट ब्रिज के बारे में। अब क्या पढ़ना है हमको, अब कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं उनको भी देख लेते हैं, कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ कुछ नोटेशंस वगैरह हैं। चलिए,
हाफ सेल क्या होता है ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, है ना, तो ये बताने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि हाफ सेल्स किन को बोलते हैं हम। ठीक है, हाफ सेल्स बेसिकली क्या है, वो कंटेनर्स हैं या वो सेपरेट कंपोनेंट्स हैं जिनमें आपकी रिएक्शन हो रही है। हाफ सेल, जैसे दो हाफ सेल थे, एक था लेफ्ट या जिसको और क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और क्या बोलते हैं, एनोड हाफ सेल, और क्या बोलते हैं, क्या था कोड, लोन, LOAN, नेगेटिव हाफ सेल। हाँ, एक तो ये होता है। दूसरा क्या होता है, राइट हाफ सेल या रिडक्शन हाफ सेल या कैथोड हाफ सेल या फिर पॉजिटिव हाफ सेल। ठीक है, दो टाइप के हाफ सेल्स होते हैं, हाफ सेल जिनमें रिएक्शन होती है। अच्छा, दोनों हाफ सेल्स जो रहते हैं इनको हम एक साथ अगर कॉम्बाइंड कर लें तो उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स कपल। कुछ नहीं है, टर्मिनोलॉजीज हैं और कुछ नहीं। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स कपल। ठीक है, कपल मतलब क्या होता है, जोड़ा किसी का, और किसका जोड़ा है ये, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वालों का। तो इंडिविजुअल जिसमें रिएक्शन हो रही है दे आर टर्म्ड एज हाफ सेल्स, और उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स कपल। ठीक है, नेक्स्ट, सेल नोटेशन या सेल रिप्रेजेंटेशन। ये क्या चीज है, सेल रिप्रेजेंटेशन नाम से क्लियर है, सेल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका, मतलब एक लिखने का एक तरीका, है ना, शो करने का तरीका। आपसे कभी कोई पूछ दे कि भाई डैनियल सेल क्या होता है, तो हर बार डायग्राम तो नहीं बना पाएंगे हम, है ना, कुछ तो उसका एक तरीका होता है, एक बोल सकते हैं हम कि क्या होता है, एक शॉर्ट हैंड मेथड है। इट इज अ शॉर्ट हैंड मेथड फॉर रिप्रेजेंटिंग हाफ सेल्स या ओवरऑल सेल। ठीक है, किसी भी हाफ सेल को या किसी भी ओवरऑल सेल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, लिखने का एक तरीका है। अब कैसे लिखते हैं, कैसे लिखा जाता है, देखो, तो इसके कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं। क्या है रूल्स, सबसे पहला रूल क्या है, एनोड हाफ, एनोड हाफ should be written on लेफ्ट साइड। एनोड हाफ को हमेशा कहां लिखते हैं, लेफ्ट में, वो मैंने बताया भी था शुरू में ही। एंड कैथोड हाफ ऑन राइट साइड। जो भी आपका एनोड हाफ होगा या एनोड के कंपोनेंट होंगे उन्हें हमेशा लेफ्ट में लिखते हैं, राइट में हमेशा कैथोड को लिखते हैं। मेटल एंड इट्स आयंस आर रिटन। सिर्फ आप किनको लिखोगे लिखते समय, सेल के मेटल और उसका आयन। मेटल मतलब जो रॉड होगी, और आयन मतलब उसी के बाद जो उसका आयन बनेगा, है ना, तो मेटल और उसके आयन को ही मेंशन किया जाता है, पूरे पूरे इलेक्ट्रोलाइट जनरली नहीं लिखते हम। ठीक है, तो मेटल एंड इट्स आयंस आर रिटन सेपरेटेड बाय अ वर्टिकल लाइन। एक वर्टिकल लाइन बना देते हैं, उससे उसको सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये वर्टिकल लाइन हो गई। बोथ हाफ सेल्स आर सेपरेटेड, both half cells are separated by double vertical lines। अब दोनों हाफ सेल्स को कैसे सेपरेट करते हैं, डबल वर्टिकल लाइन से, ऐसे पैरेलल जो लाइन होती है ना, इससे। और ये क्या रिप्रेजेंट करती है डबल लाइन, दोनों हाफ सेल के बीच में क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज, है ना, दोनों हाफ सेल्स के बीच में क्या रहता है, सॉल्ट ब्रिज, रिप्रेजेंटिंग अ सॉल्ट ब्रिज।
समझ में आई चीज? नेक्स्ट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। अब भाई आयंस होंगे तो उनकी कंसंट्रेशन भी होगी इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर, ठीक है। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस कैन बी रिटन इन ब्रैकेट्स, इन ब्रैकेट्स जो भी आयन की कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूशन में उसको आप उसके ब्रैकेट में पीछे लिख सकते हो, लिखना रहता है, जनरली ऐसा रहता है, ठीक है, जो भी उनकी कंसंट्रेशन हो। इसमें एक चीज याद रख लेना, कभी कभी इलेक्ट्रोलाइट गैसियस भी होते हैं, अभी आगे में पढ़ेंगे हम, गैसियस इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं, गैसियस रॉड भी होती हैं। वो कैसे हैं, गैस गैस कैसे रॉड बन सकती है वो आगे समझेंगे हम। इन केस ऑफ गैसेस, अगर गैसेस हैं तो क्या करेंगे, गैसेस के केस में कभी भी कंसंट्रेशन नहीं बोलते हम। अगर आपने 11th में पढ़ा हो इक्विलिब्रियम चैप्टर तो वहां आपने ये पहले पढ़ लिया होगा। गैसेस जब भी होती हैं तो कंसंट्रेशन की बात नहीं करते, उस केस में हम बात करते हैं प्रेशर की, पार्शियल प्रेशर की। तो इन केस ऑफ गैसेस पार्शियल प्रेशर इज सॉरी रिटर्न, ठीक है, अगर कोई गैसियस सब्सटेंस है तो। जैसे हाइड्रोजन पढ़ेंगे अभी हम, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, एक हाफ सेल होता है हाइड्रोजन का, तो वहां उसका पार्शियल प्रेशर लिख सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब एक एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है, तब तो समझ में आएगा। चलो डैनियल सेल का ही देखते हैं बना के। डैनियल सेल में याद है क्या था, एक था जिंक हाफ सेल, एक था कॉपर हाफ सेल। तो जिंक हो रहा था ऑक्सीडेशन और कॉपर हो रहा था रिडक्शन, मतलब जिंक था एनोड हाफ, कॉपर था कैथोड हाफ। तो पहले जिंक हाफ आएगा। अब लिखना क्या है उसमें, मेटल और उसका आयन। तो याद है मेटल कौन था, जिंक, ये हमने लिख दिया जिंक। आप इनकी फिजिकल स्टेट भी लिख सकते हो, सॉलिड था रॉड में जिंक। फिर ये जिंक से क्या बन रहा था, इसका क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब इलेक्ट्रॉन्स वगैरह नहीं लिखते हैं, वो अंडरस्टूड है। इलेक्ट्रॉन 2 लूज करेगा तो क्या बनाएगा, Zn2+, और ब्रैकेट में क्या, एक्वस। एक्वस क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर चले जाते हैं। तो ये इसी से समझ में आ रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लियर क्लियर। बीच में क्या आ जाएगी, एक वर्टिकल लाइन। तो ये होता है सेल नोटेशन या सेल रिप्रेजेंटेशन, बस यही होता है, सिंपल है, कर लेंगे ना, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, लेफ्ट हाफ सेल या कैथोड सॉरी एनोड हाफ सेल। तो ये हो गया हाफ सेल का बोला जाए तो ये। अच्छा ऐसे ही आपका एक और क्या होता है, कैथोड हाफ सेल, उसका भी देख लेते हैं। कैथोड हाफ सेल में कौन था, कॉपर। तो कॉपर और उसका आयंस के बारे में लिखना है। अच्छा लिखना भी ऐसे है कि आपको देख के समझ में आए कि यहां हो क्या रहा है। जैसे यहां हमने पहले मेटल लिखा फिर उसका आयन लिखा, क्योंकि ऐसे ही होता है, रिएक्शन तो यही थी ना ऑक्सीडेशन की। वहां पर क्या होता था, वहां पहले क्या आता था, Cu2+, ये आ गया। फिर वो क्या बनाता था, Cu, रिडक्शन होता था, ऐसे ही तो होता है रिडक्शन, है ना। +2 है चार्ज, अभी 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा इसके तो चार्ज 0 हो जाएगा, सॉलिड्स पे 0 होता है चार्ज। तो ये है आपका, बीच में क्या आ जाएगी, लाइन। तो ये है राइट हाफ सेल। समझ में आ गई कहानी, सिंपल है कि नहीं, कर लेंगे ना। तो आपसे हाफ सेल का पूछे रिप्रेजेंटेशन तो आप ऐसे दे सकते हो। ओवरऑल सेल के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, साइड बाय साइड लिखा ही है ऑलरेडी, बस 2 लाइनें बीच में खींच देनी है, दैट्स ऑल। ये क्या चीज है, ये है सॉल्ट ब्रिज, लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है, वो तो रूल बता ही दिए हैं। तो ये 2 लाइनें क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इनके बीच का सॉल्ट ब्रिज। तो इस तरीके से मेंशन किया जाता है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखिए। ये है आपका डैनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन, क्लियर हो गया। तो ऐसे हम हाफ सेल रिप्रेजेंटेशंस मेंशन करते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये कहीं पर अगर आयंस की कंसंट्रेशन दे रखी हो तो आप ब्रैकेट में कंसंट्रेशन भी लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए Zn2+ है 1 मोलर, तो ऐसे ब्रैकेट में 1 मोलर आ जाएगा। यहां एक्वस लिख दो नीचे में,
है ना। जैसे इसकी कंसंट्रेशन मान लीजिए 0.1 मोलर है, मोलैरिटी, तो ये ऐसे लिख देते हैं। गैस होंगी यहाँ पर तो प्रेशर आ जाएगा, बस तो फर्क रहता है। तो ये है सेल नोटेशन या सेल रिप्रेजेंटेशन। अभी आगे और देखेंगे, अभी तो हमने सिर्फ डैनियल सेल ही पढ़ा है ना, तो इसलिए मैंने उसका बता दिया आपको। अभी आगे एक और टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें मैं आपको एक और के लिखा दूंगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। आपके बुक्स में एग्जाम्पल्स होंगे भी, उसमें आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो इनकी। चलिए, तो ये होता है सेल नोटेशन या सेल रिप्रेजेंटेशन। तो अक्सर न्यूमेरिकल्स वगैरह आगे क्वेश्चंस आएंगे, वहां आपको बुक्स में आपके क्वेश्चन में ऐसे ही लिखा आएगा सेल, है ना। नेक्स्ट क्या आता है, सेल रिएक्शन। तो ये भी बता चुका हूं मैं। सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन क्या होता है, कोई डेफिनेशन नहीं पूछता, रिएक्शन तो पता ही क्या होता है, एक केमिकल चेंज को बोलते हैं। तो क्या होता है सेल रिएक्शन, कोई आपसे पूछे, इट इज एन ओवरऑल केमिकल चेंज टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब ग्रामर इग्नोर करना, द इज कहाँ आ रहा है, तो आपको समझाने के लिए शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, इतना तो आप यूज कर ही लोगे, फ्रेम कर लेना सेंटेंस, ठीक है। इट शोज द ओवरऑल केमिकल चेंज दैट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और हाफ सेल। जैसे डैनियल सेल का हमने देख ही लिया है ऑलरेडी, डैनियल सेल, और क्या बोलते हैं इसे, जिंक कॉपर सेल। तो एनोड में क्या हो रहा था, Zn gives Zn2 plus 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड में क्या हो रहा था, Cu2 plus 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, यही हो रहा था। तो ये हो गई आपकी हाफ सेल रिएक्शन, इनको क्या बोलते हैं हम, हाफ सेल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन पूछें या सेल रिएक्शन बोल दें तो इन्हीं को हम ऐड कर देते थे। जोड़ने का तरीका बताया था मैंने, क्या होता था, अपोजिट साइड में सेम चीज़ों तो कट जाती हैं, बाकी ऐसा का ऐसा एक के नीचे एक लिख दिया जाता। तो ये हो गई इसकी ओवरऑल सेल रिएक्शन। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था ऑलरेडी, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा डैनियल सेल का एग्जाम्पल, ठीक है। मिटा दूं, लिख लिया तो लिखा ही हो, पहले लिख ही लिया होगा आपने। अब देखो डैनियल सेल के अलावा भी तो और टाइप के थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जरा उनका भी देख लेते हैं। जैसे कि एक था आपका निकल सिल्वर सेल, ये भी था निकल सिल्वर सेल। देखो इसमें क्या रिएक्शन होती है, इसमें क्या होता है, इसमें एनोड कैथोड क्या होगा, रूल तो आपको पहले ही बता दिए हैं, हमेशा लेफ्ट वाला एनोड होता है, राइट वाला कैथोड होता है। तो लेफ्ट में एनोड है, एनोड में कौन है, निकल, निकल, ये रहा निकल। निकल क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन करेगा। तो निकल जनरली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। अब ये अभी डी ब्लॉक पढ़ेंगे, वहां पे याद हो जाएगा ये कि +2 ही क्यों है ना, एल्यूमिनियम +3 क्यों है, आगे समझ लेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका निकल का ऑक्सीडेशन। सिल्वर, सिल्वर का होना है रिडक्शन, तो सिल्वर जनरली किस फॉर्म में रहता है, Ag+, +1 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो +1 है ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 चार्ज है, तो माइनस एक ही इलेक्ट्रॉन तो लेगा वो, और क्या बना लेगा, Ag। तो ये हो गया कैथोड पे रिडक्शन। अब ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो क्या करेंगे, दोनों रिएक्शनों को जोड़ेंगे। अब देखो प्रॉब्लम है यहां पर एक, क्या प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रॉन्स को काटना है। तो अभी इलेक्ट्रॉन्स अगर आप काटने जाओ तो कट तो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, पर एक फिर भी रह जाएगा ऊपर में। भाई ऊपर 2 है, नीचे 1 है, मतलब इलेक्ट्रॉन पूरी तरह तो कैंसिल नहीं हो रहे। रूल यही है आपका कि जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं उतने ही गेन होना जरूरी है, जितना यहां से सप्लाई कर रहा है उतना ही इसको लेना पड़ेगा। अब जबरदस्ती तो दे नहीं सकते दो, क्योंकि चार्ज तो एक ही प्लस है। तो ऐसे में आपको कुछ ऐसा करना है कि ये दोनों रिएक्शन बराबर हो जाएं। बराबर मतलब कैसे हो जाए, अब देखो 2 को तो कम तो कर नहीं सकते, अब वो जितने निकाल रहा है उतने तो निकालेगा ही, वो ऐसे तो नहीं बोल सकते उसको कि भाई 2 नहीं चाहिए, एक ही निकालो, तो 2 ही निकालेगा, बढ़े हुए को कम नहीं कर सकते पर कम को बढ़ा सकते हैं।
मतलब जैसे नीचे में एक इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो हम यहाँ क्या करें, इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा दें। अब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कैसे करेगा Ag, इस पर चार्ज तो एक ही प्लस है, तो मतलब हमको Ag प्लस भी कितने चाहिए रहेंगे, 2 चाहिए रहेंगे। तो आयंस को बढ़ाने में कोई टेंशन नहीं होती है, आयंस तो बहुत सारे होते हैं वैसे भी, एक थोड़ी ना होता है। तो क्या करते हैं, इस पूरी रिएक्शन को कर देते हैं हम 2 से मल्टीप्लाई। सब जगह करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ता है। अब ये पूरा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कट नहीं जाएंगे सीधे सीधे, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। बचा क्या, निकल प्लस 2Ag प्लस, है ना, 2 से मल्टीप्लाई हो गया है, 2Ag प्लस गिव्स Ni2 प्लस एंड 2। ये हो गई आपकी ओवरऑल सेल रिएक्शन, कौन से सेल की, निकल सिल्वर सेल। तो ऐसे आपको कोई भी कपल दे दें तो आप उसकी रिएक्शन लिख सकते हो, और अभी मैं सेल नोटेशन भी लिख के बता दूंगा, वो भी लिख सकते हो आप। रिएक्शन तो आई गई, बशर्ते उनका ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए, जो आपको डी ब्लॉक में अपने आप याद हो जाएगी मोस्टली, है ना जी। अच्छा, इसका सेल नोटेशन कैसे लिखेंगे, चलो लिख देते हैं, यहां पे जगह है इधर लिख देते हैं। तो पहले लेफ्ट में आता है एनोड हाफ, एनोड में कौन है, Ni दिख रहा है ना, Ni क्या बना रहा है, Ni2 प्लस, बीच में एक वर्टिकल लाइन, ये हो गया हमारा लेफ्ट हाफ या एनोड हाफ। इधर क्या है, Ag प्लस। अच्छा, अब यहां पर 2Ag प्लस मत लिख देना, वो तो सिर्फ बैलेंस करने के लिए काटा था रिएक्शन को, यहां तो ओरिजिनल आयंस लिखने पड़ते हैं। Ag प्लस, और क्या दे रहा था ये रिड्यूस होके, Ag वर्टिकल लाइन, बीच में क्या आ जाएगी, डबल डंडन। तो ये हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन निकल सिल्वर सेल। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं, इसको लिख लो, मैं मिटा रहा हूं। चलिए अभी अगला एग्जाम्पल आपको खुद करना है, ठीक है, मैं यहां पे लिख दूंगा, फिर मैं थोड़ा सा, आप पॉज कर लेना वीडियो, फिर पॉज करके खुद ट्राई करना। क्रोमियम लेड सेल, याद है ये भी एग्जाम्पल में था। अच्छा, अभी के लिए आपको इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, क्रोमियम +3 में रहता है, लेड +2 में। ये है आपका अगला सेल। अब आप खुद से आप पहले इसकी सेल रिएक्शन लिखो, एनोड और कैथोड की, ओवरऑल रिएक्शन बताओ क्या होगी, और फिर इसका नोटेशन आप देखो क्या होगा। आराम से ले लो आप समय, वीडियो पॉज करके आप उसको लिख लेंगे। लिखा, ठीक है, लिखा, चलो देखें कैसे होगा। आइए, एनोड, ए लिख दे रहा हूं, एनोड है वो। एनोड में क्या रिएक्शन है, एनोड कौन होगा, हमेशा लेफ्ट वाला एनोड होता है, राइट वाला कैथोड। तो ये है क्रोमियम एनोड। आप क्रोमियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करता है, मैंने बोला +3, मतलब +3 यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहा होगा, 3, जितने निकालेगा उतने ही तो प्लस चार्ज आएगा। कैथोड, कैथोड पे कौन है, लेड। अब लेड किस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, +2। अब +2 है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 ही तो चाहिए बस, रिड्यूस होने के लिए 2 ही चाहिए, इसे एक्स्ट्रा क्यों ले गए। ये हो गई कहानी, समझ में आई बात। अब ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है तो क्या करेंगे, अब फिर गड़बड़ हो गई यहां, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल ही नहीं हो पाएंगे पूरी तरह से, क्योंकि ऊपर 3 है नीचे 2 है। अब क्या करें, तो भाई जैसे अपन ने पिछले वाले एग्जाम्पल में टैक्टिक्स अपनाया था, वही टैक्टिक्स यहां अपनाना है, कुछ भी करके इनको बराबर करना है। अब प्रॉब्लम ये है यहां पर कि 2 और 3 तो आपके ऑड इवन नंबर हो गए, कुछ भी कर लो इनको बराबर एक जैसे तो कर नहीं सकते, मतलब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका मल्टीप्लाई करने से ये 3 हो जाए, चांस ही नहीं है। एक तरीका है, कोई एक ऐसा नंबर ढूंढो जो दोनों की टेबल में आता हो, 2 की में भी और 3 के में भी। है कोई नंबर ऐसा, बिल्कुल है, 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। यानी क्या करने वाले हैं हम, इस रिएक्शन में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये भी होगा 3 2 जा 6। वो मतलब पूरा फ्रीडम है आपके पास, आपको इलेक्ट्रॉन काटने जरूरी है।
तो यहाँ 2 से किया, यहाँ 3 से किया, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट गए। अब बचे हुए को लिख दो, ध्यान से मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो क्या आएगा, 2Cr, 2 इंटू Cr प्लस 3Pb2 प्लस 3Pb2 प्लस गिव्स Cr3 प्लस कितने 2Cr3 प्लस एंड 3Pb। ये है आपकी ओवरऑल सेल रिएक्शन। क्लियर है ना, समझ में आ गया। 2Cr प्लस 3Pb2 प्लस गिव्स 2Cr3 प्लस एंड 3Pb। इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। देख लो आप, यहां से यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की एक डेफिनेशन और पढ़े होगे आप। ऑक्सीडेशन होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो आप देखो Cr का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना है, 0, सॉलिड है क्योंकि, और यहाँ कितना है +3, तो बढ़ रहा है ना सीधे सीधे। और यहाँ क्या आ रहा है, +2 से 0, मतलब घट रहा है। तो ये हो गया इसका सेल रिएक्शन। सेल नोटेशन सिंपल है। अब तो एनोड में कौन है, Cr, क्या दे रहा है, Cr3 प्लस, ये हो गया एनोड हाफ। कैथोड हाफ कौन है, Pb2 प्लस गिव्स Pb। बीच में 2 वर्टिकल लाइन और लगा देंगे अगर आपसे पूरे सेल का नोटेशन पूछा है तो, नहीं तो ये हाफ हाफ लिख के अलग अलग मेंशन करके छोड़ सकते हैं। ओरिजिनल आयन यूज कर रहे हैं यहाँ पे 2, 3 वगैरह, ये वाले मत यूज कर लेना, वो तो रिएक्शन बैलेंस करने के पर्पज से मल्टीप्लिकेशन किए हैं। ओरिजिनल तो यही है। तो ये है सेल नोटेशन और सेल रिएक्शन। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपको मैंने समझा दिए। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। ऑलरेडी वीडियो लेंदी हो गया है थोड़ा सा। आज हमने सॉल्ट ब्रिज पढ़ा, उसके फंक्शंस पढ़े, सेल रिप्रेजेंटेशन देखा कैसे लिखते हैं, सेल रिएक्शन देखे, सीखे, कुछ एग्जाम्पल भी करे। अब जो अगला टर्न है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हम शुरू करने वाले हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब अब हम जानेंगे कि करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या है करंट एक्चुअली में, वो पोटेंशियल क्या होता है, कैसे मेजर करते हैं उसे निकालना सीखेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें अभी लेटर ऑन आएंगी थोड़ा थोड़ा करके। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, तीनों को अच्छे से आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट टर्न पे हम 4th लेक्चर के साथ मिलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलिए, गुड डे।